हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टू द पॉइंट के साथ मैं हूं मंसूर अली खान। आज इस खुसूसी प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। ये प्रोग्राम आज हम कर रहे हैं रेस्क्यू 1112 की टीम्स के साथ, और आप मेरे साथ देख सकते हैं सारे जवान आज मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पे आने का एक सबसे बड़ा मकसद ये था कि पाकिस्तान के बारे में हम बहुत कुछ बुरा दिखाते हैं, बहुत कुछ मीडिया के ऊपर इल्ज़ाम लगता है कि जो कुछ गलत हो रहा है वो तो हम दिखाते हैं, लेकिन जो कुछ अच्छा हो रहा होता है वो हम नहीं दिखाते। ये जवान किस तरह ट्रेनिंग्स करते हैं, कितनी रिगरस ट्रेनिंग होती है। लगता तो इस तरह ही है कि हम लोग रेस्क्यू 1112 के अंदर एक फ़ोन कॉल करते हैं और एक गाड़ी आ जाती है या एक मोटर बाइक आ जाती है और वो आकर आपको बताती है कि जनाब आपकी सेहत का ख्याल किस तरह किया जाएगा। लेकिन हकीकत ये है कि उसके पीछे बहुत प्लानिंग होती है, बहुत सी एक टीम वर्क होता है, पूरी एक मैनेजमेंट होती है। इनकी ट्रेनिंग के ऊपर अरबों रुपया खर्च होता है, लेकिन इसके बावजूद आपकी सेहत के लिए, आपके लिए ये लोग क्या कुछ कर सकते हैं और किस तरह इनको यहाँ तक पहुँचाया जाता है। एक ऐसा जवान जो इस इदारे में रेस्क्यू 1112 में भर्ती होता है और उसके बाद इसकी ट्रेनिंग प्रोसेस किस तरह आगे बढ़ता है, ये हम आपको बताएंगे। और छोटी सी बात सिर्फ सेकंड्स की नहीं है, बात उस छोटे से लम्हे की है। कभी कभार वो एक छोटा सा लम्हा अगर पहले आ जाए तो एक ऐसा शख्स जिसकी जान जाने वाली होती है उसकी जान बचाई जा सकती है। और ये पूरा प्रोजेक्ट सिर्फ अब लाहौर तक महदूद नहीं है, सिर्फ पंजाब तक महदूद नहीं है, बल्कि पूरे पाकिस्तान में फैल चुका है। आज हमारे साथ उनके डायरेक्टर जनरल डॉक्टर रिजवान हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि हमें इस पूरे प्रोजेक्ट के बारे में साथ साथ बताएंगे। डॉक्टर साहब सर, कैसे हैं आप? खैरियत से? थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला। डॉक्टर साहब, सबसे पहले कुछ छोटी छोटी बातें ये बताइएगा, कितना बड़ा प्रोजेक्ट है इस वक्त यहाँ पे, कितने जवान हैं जिनको आप लोग ये ट्रेनिंग देते हैं, कितने शहरों में फैला हुआ है? बेसिक चीज़ें तो पहले बताइए। ये रेस्क्यू 1112 जो है, हमने जो लाहौर शहर से एज ए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया था। और मुझे याद है जब मैं शुरू कर रहा था तो उस वक्त सर को ये कहता था, डॉक्टर साहब ये पाकिस्तान है, ये अमेरिका नहीं है, यहाँ पे नहीं बन सकता। दैट्स वेयर वी टुक अ स्टार्ट। जहाँ पे आपने बाहर देखा होगा रेस्क्यू 911 या रेस्क्यू 999 जिस तरह आपका है इंग्लैंड में और इस तरह अमेरिका में है, तो उसी लाइन्स के ऊपर हमने ये जो कॉन्सेप्ट है ये सारा डेवलप किया कि आपके पास एम्बुलेंस सर्विसेज जो है वो आपको फ़ौरन जो है वो मिल सके। और इसी तरह से फिर रेस्क्यू सर्विसेज अर्थक्वेक के बाद हमने देखा कि जो एक बेबसी का आलम था, बाहर से टीमें आ रही, तो हमने रेस्क्यू टीमों को बनाया जिनको यहाँ पे स्पेसिफिकली ट्रेनिंग दी जाती है। और फिर फायर सर्विसेज के भी हालात अच्छे नहीं थे। तो आज वो जो हमने वहाँ से लाहौर से शुरू किया था वो तमाम ज़िलों में एक्सपैंड हुआ और अब तहसील लेवल तक इसकी एक्सपेंशन अप्रूव हो गई। इस साल 2018 तक हम तमाम तहसीलें कवर कर रहे होंगे। साथ ही साथ इसी अकेडमी में हम दूसरे सूबों को भी ट्रेनिंग करते हैं, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा है, गिलगित बल्तिस्तान है, कराची की टीमों को भी हमने ट्रेन किया है, AJK से लोगों को ट्रेन किया है, बलूचिस्तान से लोग ट्रेनिंग के लिए आए हैं। तो ऑन एन एवरेज 1200 के करीब हमारे लोग इस वक्त ट्रेनिंग पे होते हैं। और यहाँ पे मुख्तलिफ जो सारे डिस्ट्रिक्ट से, तहसीलों से, दूसरे सूबों से जो लोग ट्रेनिंग पे आए हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। आपको जो ट्रेनिंग हम देते हैं यहाँ पे वो हम दिखाते हैं। ये अक्सर हमारे पास कॉल्स आ जाती हैं जिसमें वेल या कुआं खोदते हुए या कुआं खाली, उसके अंदर लोग गिर जाते हैं। अगर आप पैर सेफ्टी के साथ देखें तो ये जिस वक्त ऐसी कॉल आती है, बल्कि एक और बड़ी मुश्किल कॉल्स आजकल जो आई हैं, अभी रिसेंटली थी, मुझे याद है वो भैंस गिर गई थी अंदर। अच्छा, उसको भी हैड टू टेक इट आउट। और वो अच्छा खासा आप लोग जानवरों की रेस्क्यू भी जानवरों को भी रेस्क्यू करते हैं। अच्छा, तो अगर ऐसे कुछ हो जाए, कभी एनिमल भी अंदर चले जाते हैं तो इसलिए यहाँ पे इनको जो है स्पेसिफिकली दी जाती है ट्रेनिंग है किस तरीके से अगर ऐसा कोई वेल में हो तो उसको किस तरह निकालना है। फिर एक और जो चीज़ अक्सर मैं बल्कि बाकियों से भी आपके यहाँ पे कहूँगा, एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है अक्सर यहाँ पे, जो कुएं में टॉक्सिक गैसेज होती हैं, यानी जहरीली गैसेज है, उसको बेचारा एक उसमें चला जाता है, दूसरा उसको बचाने जाता है, वो भी अंदर रह जाता है, तीसरा भी। ऐसी सूरत हाल में फ़ौरन हमें 1112 को कॉल करें, बिकॉज इनके पास, हमारे पास ब्रीदिंग अपरेटस और वो होता है, और उसकी मदद से फिर ये लोग जाके प्रोफेशनली जो है वो लोगों को निकाल सकते हैं। ठीक है, इससे ऐसी सूरत हाल में उसके फ़ौरन कॉल करें। तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में अब सर्विस अवेलेबल है और वहाँ पे हमारी रेस्क्यू टीमें हैं जो जाके उनको रेस्क्यू करती हैं। ठीक है, ठीक है। तो ये स्पेसिफिकली वेल रेस्क्यू की इनको ट्रेनिंग दी जाती है। वेल रेस्क्यू में किस तरह से इन्होंने पुलिस बनानी है और किस तरीके से, और इसकी कोई स्पेसिफिक आप लोगों ने डेप्थ भी रखी होती है, कितनी डेप्थ तक ये लोग जा सकते हैं? जी, इसमें डिपेंड करता है, सारी लेंथ हमारे पास मौजूद है मुख्तलिफ, इसके ज़रिए जितनी भी डेप्थ में हो हम उसको अचीव कर सकते हैं। और इसी तरह से हमारे पास हर ज़िले के अंदर, अभी आपको हम दिखाएंगे आगे, वहाँ पे हमने एक रेस्क्यू
रेस्क्यू व्हीकल दी हुई है जिसके अंदर पीछे पुली है और साथ ही साथ जो उसे विंच के जरिए जो है वहाँ पे भी हम उसको यूज कर सकते हैं फॉर कंडक्टिंग सच ऑपरेशन। ठीक। कुछ ना हो तो फिर भी बनाना हो तो फिर ये उनको सिखाया जाता है साथ साथ। ठीक। सिंपल लेडर से भी जो है बना सकते हैं, अगर फायर लेडर से भी किस तरीके से उसको यूज किया जा सकता है इन ऑर्डर टू कंडक्ट सच रेस्क्यू ऑपरेशन। ठीक। अच्छा, वो तो हो गया वेल रेस्क्यू जो है उसमें अगर कोई गिर जाए। अब ये किस किस्म की ट्रेनिंग होती है यहाँ पे? साल 2010 में मेजर फ्लड्स आए जो कि बहुत बड़े इंटेंसिटी थी उसकी और उसी वक्त हम डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर फंक्शनल हुए थे अभी। अच्छा। और हमने फिर उस वक्त बोट्स किसी से ली, कुछ सिविल डिफेंस की बोट्स थी तो और हमने जो भी उस वक्त बोट्स अवेलेबल थी एंड वी कंडक्टेड द एंटायर ग्राउंड ऑपरेशन उस वक्त फिर। और उसके बाद से जितने भी अब फ्लड के ऑपरेशन हैं वो हमारी टीमें जो है वो तमाम ज़िलों के अंदर पूरा ग्राउंड ऑपरेशन करती हैं और आर्मी हमें जो है वो एयर सपोर्ट प्रोवाइड करती है। तो ऐसी सूरत हाल में अब जो बोट्स हैं यहाँ पे लेक में टेस्टिंग होती है, साथ साथ इनको सिखाया जाता है कि इंजन के साथ किस तरह से चलना है और बगैर इंजन के भी अगर यूज़ करने हैं और स्टोन की मदद से किस तरह से चप्पों की मदद से जो है वो कश्ती को इन्होंने ऐसी फ्लड की सिचुएशन में निकाला जाता है। तो यहाँ पे लेक में उनको बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है। अच्छा, ये बताइए कि अक्सर सैलाब के दिनों में हमने देखा है कि फ़ौज की मदद भी ली जाती है, तो उनके जो रेस्क्यूज़ होते हैं या वो जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, हमारी ये टीम्स जो है एट पार है विद देम? जी, हमारी अब तो पंजाब के अंदर जितना ग्राउंड ऑपरेशन है वो अब हमारी टीमें करती हैं। ठीक है। आर्मी हमें एयर सपोर्ट देती है। ठीक है। तो पंजाब में जो बेसिक बोट्स और जो बेसिक फ्लड के जितने ऑपरेशंस है उसको रेस्क्यू 112 ही करता है और एयर सपोर्ट क्योंकि हेलीकॉप्टर्स और वो जिस तरह की सारी दुनिया में। अच्छा, मैं देख रहा हूँ ये जवान को स्विमिंग भी आप लोग यहाँ पे जी, सिखाते हैं? सारी स्विमिंग सबके लिए जानना, स्विमिंग भी और इस किस्म का अपने लाइफ जैकेट्स के साथ भी उनको जाना ये ज़रूरी होता है ताकि अगर कुछ अपने आप को भी और दूसरों को भी किस तरीके से बचाना है। यहाँ पे स्विमिंग पूल भी हम आपको वहाँ पे दिखाएंगे कि किस तरीके से उनको जो है वो ट्रेनिंग, स्विमिंग पूल भी है किस तरीके से हम उनको ट्रेनिंग देते हैं। अच्छा, ठीक है। तो ये आप लोगों का जो बोट सर्विस होती है जब सैलाब आता है वो तो बहुत बड़ी पॉपुलेशन को इफेक्ट करता है जी। तो कितनी बोट्स किसी एक एरिया के लिए महदूद होती हैं या आप लोग उसको मूव कर सकते हैं फ्रॉम वन डिस्ट्रिक्ट टू अनदर? क्योंकि वो तो किसी एक एक्सीडेंट के अंदर तो 20-25 लोग 30 लोग तो होते हैं, लेकिन जब सैलाब आता है वो तो हज़ारों की तादाद में लोगों को इफेक्ट। व्हाट हैपेंस इज कि पानी जब मूव करता है दरिया से तो देखिए एक एरिया में सैलाब आता है उससे फिर आगे वो मूव कर रहा होता है। ठीक है। तो जहाँ पे भी जिस ज़िले में भी सैलाब होता है तो हमारी बाकी के ज़िले जो है वहाँ पे हम इमरजेंसी डिक्लेयर करके तो वहाँ से जो अपनी टीमें हैं वहाँ से उनको निकालते हैं। नंबर ऑफ शिफ्ट अगर 3 चल रही हैं तो उसको हम कम करके तो वहाँ पे इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाती है। उनकी बोट्स और उनका स्टाफ फिर मुख्तलिफ जितने पॉइंट्स हैं उन सब पे डिप्यूट कर दिया जाता है। तो हमने एक कंटिजेंसी प्लान बनाया होता है कि अगर ये ज़िला इफेक्ट होगा तो उसके कौन से दूसरे ज़िले हैं जो कि उसको बैकअप देंगे, तो अपनी किश्तियों और स्टाफ समेत वो वहाँ पे आ जाते हैं। तो इस वक्त हमारी 300 से ज़्यादा किश्तियाँ हैं जो कि पूरी डिप्लॉय की जाती हैं जिस वक्त फ्लड होता है। ठीक है। नाज़रीन, डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। रेस्क्यू 112 के और भी कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, मुख्तलिफ एरियाज़ में आपको सेक्शंस में लेके चलते हैं क्योंकि ज़ाहिर बात है जब एक कोई मुसीबत आती है, रेस्क्यू की ज़रूरत पड़ती है तो सिर्फ ये 2 कंडीशंस नहीं है और बहुत सी कंडीशंस हैं। कोई इंजरी हो सकती है, किसी को हार्ट अटैक हो सकता है, आग लग सकती है, कई ऐसे मुख्तलिफ सेक्शंस हैं। आपको लेके चलते हैं एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। टू द पॉइंट में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। रेस्क्यू 112 के खुसूसी प्रोग्राम में खुशामदीद। हम लोग मुख्तलिफ सेक्शंस की बात कर रहे हैं। डीजी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। डीजी साहब, फायर फाइटिंग का मैं देख रहा हूँ कि उनका ट्रक भी मूव कर रहा है, इसके बारे में कुछ बताइए। ये आप देख सकते हैं कि इनको रिस्पॉन्स के लिए ट्रेनिंग दी जाती है कि अगर फायर हो तो किस तरीके से रिस्पॉन्ड करना है। ठीक, ये हमारा जो है रैपिड रिस्पॉन्स व्हीकल्स होती है, इसमें कोई 3500 लीटर होता है। फिर उसके बाद स्टैंडर्ड फायर व्हीकल होती है जो तकरीबन 7500 लीटर होता है। और फिर अगर वर्स्ट केस सिनेरियो, बिकॉज आपने बाहर तो देखा होगा लाल रंग के हाइड्रेंट लगे होते हैं जी। और ये सारे जो लोग हैं इन्होंने एक ट्रेनिंग में इस वक्त इनको फायर टर्न आउट गियर कहते हैं। ठीक है। स्पेशल फायर सूट होता है ताकि अगर खुदा ना खास्ता फ्लैश ओवर या बैक ड्राफ्ट हो तो एकदम तो उस सूरत हाल में ये लोग सेफ रहें। अच्छा, तो ये फायर टर्न आउट गियर के साथ इनको ये इस वक्त ये इन्होंने जो इसको यूनिफॉर्म पहना हुआ है, जी, ये यूनिफॉर्म इसको हम फायर टर्न आउट गियर कहते हैं। अच्छा, ताकि अगर खुदा ना खास्ता एकदम तो ब्लास्ट अगर हो और ऐसी सूरत हाल में इनके ऊपर फायर आती है तो ये सिक्योर रहे। ठीक है। तो ये कितनी किस किस्म की फायर को, मतलब फायर तो केमिकल से भी लग सकती है सारी, हर एक के साथ आपको एक जो है किसी भी आग में ऑब्वियसली आप चलते नहीं, अंदर नहीं जाते, आप एक क्लोज अप्रॉक्सीमेशन में होते हैं, लेकिन कहीं पे भी अगर केमिकल है या फ्लैश ओवर बैकड्राफ्ट फिनोमेना है कि अंदर गैसेस बिल्ड हुई नहीं है, जैसे ही उसको ऑक्सीजन मिली और एक एक्सप्लोजन हो गया, तो अगर खुदा ना खास्ता ऐसी कोई सूरत हाल बने या कोई फ्लेम्स एकदम ऊपर आ जाए तो इससे इनकी बचत हो जाती है। अच्छा, ये अक्सर फायर टेंडर्स के हवाले से कहा जाता है कि जनाब वो आग लगी और जनाब पानी नहीं था, उनके पास पानी ख़त्म हो गया,
इसके क्या इंतजाम करते हैं आप लोग? ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आपने बाहर जितने भी अब शहर बनते हैं या बिल्डिंग बनती है, उसके करीब में आपको अभी दिखाएंगे हम कि वहाँ पे लाल रंग का हाइड्रेंट मौजूद होता है जी। तो जो भी एक भी जाता है फायर टेंडर उसको कनेक्ट कर देते हैं और उसके साथ वो एक फायर टेंडर भी काफ़ी होता है फायर फाइटिंग के लिए। हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि जो शहर बने, पहले पुराने शहर में थे बट जैसे जैसे हमने डेवलपमेंट की है, पुराने शहर जो अंग्रेजों ने बनाए थे उसके अंदर ये सारा निज़ाम था, काफ़ी कुछ निज़ाम होता था और फिर ग्रेजुअली जो था वो हमारे यहाँ पे जो जैसे जैसे डेवलपमेंट हुई वो हमारी चीज़ें जो हैं वो वहाँ से खत्म होती गई। मुझे पता है शायद आप तो ये ना बोलें, लेकिन शहबाज शरीफ साहब के लिए एक छोटा सा पैगाम इसी हवाले से है कि आप पुल बनाइए, अंडर पासेस बनाइए, लेकिन फायर सेफ्टी के हवाले से वो फायर टेंडर्स भी हर जगह पे मौजूद होने चाहिए ताकि अगर ये जब फायर ब्रिगेड्स खाली हों तो उनको पानी की जो रिजर्वॉयर है वो भी इनको मिलना चाहिए। फायर टेंडर्स हमारे जो हैं वो अब अवेलेबल हैं। फायर सर्विसेज तो जदीद बन गई हैं जो अब हमारे जहाँ जहाँ पे डेवलपमेंट, जिस तरह कोई प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, कैंटोनमेंट है, चाहे DHA है, चाहे कोई भी एरिया बनता है, वहाँ पे सब जगहों पे अब हाइड्रेंट होने ज़रूरी होते हैं क्योंकि आप देखिए वर्ल्ड सिटी जब बनी और वो पिछले कितने साल से शाह आलमी का एरिया एक बार जल गया था और उसमें अब इतनी 5-5 फुट की गलियाँ हैं कि जब वहाँ पे कोई फायर इंसिडेंट होता है तो सोचिए हमारे लिए एक्सेस कितना मुश्किल है। तो इसलिए ऐसी जगहों के ऊपर स्पेसिफिकली जो अब हम ये जिस तरह वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी अब नई बनी है उन्होंने एक प्रॉपर उसको वापस रिस्टोर करना शुरू किया है। तो उसमें इन चीज़ों को एज ए पार्ट ऑफ प्लानिंग बनाना है क्योंकि रेस्क्यू की सर्विसेज तो आज एक्सपैंड हो रही हैं, हुकूमत ने भी सारे ज़िलों में एक्सपेंशन की, तो जो कल को हमारी डेवलपमेंट हो रही है उसमें चाहे लोग हमारे प्राइवेट सेक्टर से हैं या जो दूसरे लोग हैं, अगर वो हिफाजती इकदाम नहीं रखेंगे तो कल को अपना जानो माल को खतरे में डालेंगे। ये बताइएगा कि ये यहाँ पे भी हम एक्टिविटी देख रहे हैं ये, और रिसेंटली मेरे ख्याल में ये बाइक्स भी आप लोगों ने रेस्क्यू 1112 ये एक हमारी नई एडिशन थी। जिस तरह आपने शहर देखा, अब जो हमारे शहर बन रहे हैं वहाँ पे जो ट्रैफिक कंजेशन है और अंदरून शहर का इलाका है वहाँ पे एम्बुलेंस तो जा नहीं सकती, ठीक है। सो ऐसे एरियाज़ को एक्सेस करने के लिए और ट्रैफिक कंजेशन को डील करने के लिए आपने लंदन में भी देखा होगा और तुर्की में भी, इस्तांबुल में भी, वहाँ पे ये मोटर बाइक एम्बुलेंस सर्विस है जिसका फ़ायदा ये है कि अगर ट्रैफिक का रश भी हो उसमें फ़ौरन जो है वो रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। तो ये अब उनको स्पेसिफिक ट्रेनिंग दी जाती है, हर्डल्स पे किस तरह जाना है, किस तरीके से चलाना है। ये हर जो हमारा इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन है उसके लिए मस्ट है कि वो अब प्रॉपरली ये वाली भी ट्रेनिंग हासिल करे और उसको शुरू में हम मोटर बाइक एम्बुलेंस सर्विस पे होगा और उसके बाद एज अ सीनियर EMT फिर वो निकल जाए। तो ये हमने एक साथ साथ ट्रेनिंग का हिस्सा बना दिया है ताकि सेफ मोटर बाइक ड्राइविंग और इमरजेंसी मोटर बाइक ड्राइविंग दोनों की जो है वो नहीं, लेकिन एक आम जो एम्बुलेंस होती है उसमें और इस बाइक की एम्बुलेंस में डिफरेंस क्या है? क्या इसके पास चीज़ें कम होती हैं? नहीं, इसके अंदर एम्बुलेंस तो एक रेगुलर है जिसमें आप बंदा साथ लेके भी जा सकते हैं। अच्छा, अब ये जिस तरह एक बाइक हमारे पास आ गई, ये हमारी ट्रेनिंग बाइक है, लेकिन नॉर्मल जिस वक्त आपकी जो एक रेगुलर बाइक होती है इसी तरह मोटर बाइक एम्बुलेंस है उसके अंदर तमाम इस लाइक मिनी एम्बुलेंस। अच्छा, उसके अंदर तमाम ज़िंदगी बचाने के हालात है। अगर आप देखें किसी का सांस नहीं आ रहा तो सांस बहाली के लिए एयरवे किट होगी उसके अंदर, अच्छा। उसमें साथ ऑक्सीजन सिलेंडर साथ दिया होगा, उसके साथ ही फायर एक्सटिंग्विशर उसके अंदर होता है। फिर उसके बाद अगर आपका कोई फ्रैक्चर हो गया है तो उस सूरत हाल में आपने स्प्लिंट किस तरह करना है वो है। ड्रेसिंग, अगर आपकी कोई जख्मी हुए हैं तो ड्रेसिंग ये ना हो कि कोई एक बंदा सिर्फ ब्लीडिंग की वजह से एक यंग बंदे की डेथ हो जाए। तो ये सारी चीज़ें, इसी तरह अगर आपको CPR करनी है तो उसके लिए सारी किट दी गई है। और इसी तरीके से अगर आपकी जो बेसिक जितने नेबुलाइज, अगर कोई दमे का मरीज़ है उसको किस तरीके से आपने नेबुलाइज करना है। लेकिन डॉक्टर साहब ये सारा कुछ इनके बैगेज में आ जाता है? सारा कुछ इनके बैगेज में आ जाता है। सिंपल अल्फाज में अगर किसी को खुदा न खास्ता हार्ट अटैक हो जाता है, मैं लोगों की आगाही के लिए बड़ा ज़रूरी है क्योंकि मेरे ख्याल में बहुत कम लोगों को इस बात का पता है, अगर किसी को हार्ट अटैक हो जाता है तो जो रेस्क्यूअर इस बाइक के ऊपर बैठा है वो उसको पहले रिस्पांस के तौर पे ट्रीटमेंट दे सकता है? जी बिल्कुल दे सकता है। उसको पूरी कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन करने की सारी उसको टेक्निक सिखाई जाती हैं ताकि वो इमीडिएटली जाते साथ उसको जो है CPR और वो सारी शुरू कर सके, उसकी एयरवे को बहाल कर। क्योंकि वो कुछ लोगों के शायद ज़हन में ये भी इमेज है कि ये इस किस्म के जो बाइक्स के ऊपर एम्बुलेंसेज हैं वो शायद सिर्फ छोटे मोटे एक्सीडेंट्स को टैकल कर सकते हैं, लेकिन शायद किसी को दिल का दौरा पड़े तो उसको नहीं जी। दे आर ऑल ट्रेंड। मेडिकल इमरजेंसीज पे भी हम रिस्पॉन्ड करते हैं। शुगर की वजह से कोई हाइपोग्लाइसेमिक शॉक में चला जाता है तो उसको पूरा वहीं पे चेक करके, और साथ ही इनके पास डेक्सट्रोज और सारा होता है, ड्रिप्स भी होती हैं, उनको फ़ौरन रिवाइव करके भी आए। इनकी परफॉर्मेंसेस और जो एम्बुलेंस, आम जो एम्बुलेंस है जो बड़ी वैन होती है उसमें इसमें कितना फ़र्क है? हमारा इसकी बदौलत जो आज हमारे लिए हमने 9 डिवीजनल हेडक्वार्टर्स में 900 मोटर बाइक एम्बुलेंसेज जो है वो वज़ीर आला साहब ने, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जो है वो शुरू की, ठीक है, और जो है वो अप्रूव हुई। तो आज हमने वो 900 मोटर बाइक जो है हम 9 डिवीजनल हेडक्वार्टर्स में सब सर्विस प्रोवाइड करनी है। इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ है
वो ये है कि हमारा 7 मिनट से रिस्पॉन्स टाइम जो है वो ऑन एन एवरेज इनके साथ हमारा कोई 4.5 से 5 मिनट के करीब आ गया। 4.5 से 5 मिनट में ये बाइक पहुंच जाती है। Very तो good. ये दिस इज अभी ना, और ये जाते साथ ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं, और अगर पेशेंट ज़्यादा सीरियस है तो इमीडिएटली 2 पेयर में जाते हैं, साथ ही एम्बुलेंस की बैकअप कॉल हो जाती है। तो जिसको शिफ्ट करना हो ये शिफ्टिंग नहीं करते सिर्फ, बाकी ट्रीटमेंट ये सारी कर सकते हैं। शिफ्टिंग के लिए फिर फौरन हमारी एम्बुलेंस आती है। लॉट ऑफ पेशेंट 50% को मौके पे ट्रीट कर लेते हैं। हमको shifting की जरूरत इंटरनेशनली क्या स्टैंडर्ड है? लेट्स से लंदन या न्यूयॉर्क जैसे अगर हम शहर की बात करें, वहाँ पे फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स कितनी देर में पहुँचते हैं? हमारा जी अगर देखें तो 7 to 10 मिनट्स जो हमने एवरेज हमारा जो एम्बुलेंस का था, और वो हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मीट करते हैं कि अगर वहाँ पे भी इतना ही रिस्पांस टाइम होता है, सो दिस इज़ कंपेरेबल टू एनी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। ठीक है। जो हमारा प्रॉब्लम आया वो ये था कि शहरों की बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन हुई है पेरिफेरीज पे भी, और जितना ट्रैफिक में इजाफा हुआ है। मुझे याद है जब हमने सर्विस शुरू की, और अगर मैं अब कंपेयर करता हूँ तो जितनी ट्रैफिक कंजेशन हुई है और जितने हर महीने गाड़ियाँ और मोटर बाइक्स आ रहे हैं, उससे हमारे आप सोचिए 900 के करीब ट्रैफिक हादसा हम डेली मैनेज कर रहे हैं। 900 पंजाब में। ठीक है। सिर्फ पंजाब में रेस्क्यू 1112 लोन मैनेज कर रहा है। तो इट हैज़ बिकम अ बिग चैलेंज फॉर अस, और स्पेशली अगर वहाँ पे ट्रैफिक जैम है या कुछ और, तो वहाँ पे एम्बुलेंस को रिस्पॉन्ड करने में जो है मुश्किल होती थी। इसीलिए फिर वज़ीर आला साहब शहबाज शरीफ साहब ने जो है वो 900 मोटर बाइक एम्बुलेंसेज का जो है अप्रूव किया। नाज़रीन, डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और रेस्क्यू 1112 के और भी कुछ सेक्शंस हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। पूरा एक मॉनिटरिंग रूम है, इसके साथ साथ ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स, वहाँ पे अक्सर आप खबरों में देखते हैं कि वहाँ पे आग लग जाए तो ऊंची बिल्डिंग्स के टॉप स्टोरीज के ऊपर, फ्लोर्स के ऊपर किस तरह पहुँचा जाएगा, क्या तरीक़ाकार होता है, ये लोग किस तरह उसको उस रेस्क्यू को सर अंजाम देते हैं, उस पर बात करेंगे, दिखाएंगे आपको कुछ एक्शन शॉट्स। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक टू द पॉइंट। में फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। रेस्क्यू 1112 के हवाले से खुसूसी प्रोग्राम आप देख रहे हैं, मुख्तलिफ सेक्शन हमने आपको दिखाए। इस वक्त हम लोग जहाँ मौजूद हैं, मेरे पीछे ख़वातीन रेस्क्यूज़ की एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है। जी साहब, ये ख़वातीन भी इंगेज करते हैं? ख़वातीन को भी है, यानी कि दे कैन ऑल्सो जॉइन द सर्विस, माशाल्लाह, एंड वी वेलकम देम। लेकिन वर्ल्ड ओवर आप देखिए बड़ा थोड़ा नंबर होता है, बिकॉज दिस इज अ फिजिकली डिमांडिंग थिंग। अभी आपको जो होज नज़र आ रही है, होज ड्रिल करेंगी, देखने में आसान है, बट इट्स अ लॉट ऑफ वेट। और जिस वक्त इनको ये ड्रिल करनी है, हमारे सारे मेल फीमेल दे ऑल हैव टू गो थ्रू द प्रोसेस, तो इट्स अ टफ, इट्स अ फिजिकली डिमांडिंग जॉब। तो वर्ल्ड ओवर इसमें ख़वातीन कम आती हैं। अच्छा, तो नहीं, लेकिन आप लोगों ने तो इंगेज किया है, बट तो ये उसी तरह ही ये फिजिकल चैलेंज जो है उसको उसी तरह ही यू हैव टू बी, बिकॉज अगर आपको कल को जाना है, कुछ कर लेती हैं, थोड़ा सा इनका रिलैक्स क्राइटेरिया होता है कंपेयर टू द मेल्स, बट ये है कि दे हैव टू गो थ्रू द बेसिक ट्रेनिंग। बिकॉज जिस वक्त अगर किसी को रेस्क्यू करने जा रही है, इट्स अ डिफिकल्ट सिनेरियो, तो उसमें फिर ये नहीं कह सकती कि जी मैं ये नहीं कर सकती, या नहीं, तो फिर दे हैव टू मीट द मिनिमम रिक्वायरमेंट्स। अच्छा, तो इसलिए ये भी आप देख सकते हैं, इसको होज ड्रिल कहते हैं, और ये इस वक्त होज ड्रिल कर रही हैं। ये पूरी एक फायर जो होज ड्रिल करते हैं, जिसमें किस तरह से होज ले डाउन करना है, किस तरीके से रिस्पॉन्ड करना है, फिर आगे जो कमांड्स हैं उसकी वो सारी उनको सिखाई जाती हैं, ताकि जब एक्चुअली फायर इंसिडेंट पर रिस्पॉन्ड करें तो ये ना हो कि टाइम लगा लें काफ़ी उसको ले डाउन करने में, दूसरा तो एवरीथिंग इज टाइम, तो उसके अंदर दे हैव टू डू इट वेरी वेरी क्विकली, ताकि फ़ौरन हम फायर अटैक शुरू कर सकें। नेक्स्ट सेक्शन में सर चलिए। ये कौन सा सेक्शन है सर? ये हमारा आपने देखा, ये बर्न हाउस, और ये एक्चुअली फायर से ही रिलेटेड है। ये फायर टर्न आउट गियर है, और ये स्पेशल शूज़ होते हैं। तो ये सारा जो है, ये साथ साथ इनको फायर की जो है ट्रेनिंग दी जाती है। इसी तरह इनकी स्पेशल फायर हेलमेट होती है। अच्छा, और ये स्पेशली वाटर और केमिकल को भी साथ रेजिस्टेंट होता है, और इसके साथ नीचे इनका जो सोल भी है वो हीट को भी कंपैरेटिवली जो है वो बर्दाश्त कर सकता है। तो इट्स अ फ्लेम रिटार्डेंट मटेरियल विद अ स्टील टो। ठीक है। ये इनकी तो डॉक्टर साहब काफ़ी महंगी प्राइस होती होगी? तो डिपेंड करता है, यहाँ से भी अब मिल जाते हैं हमें कुछ शूज़, या चाइनी भी मिलते हैं। सो इनकी तकरीबन 3 से 4 हज़ार रुपये जो है प्राइस होती है। अच्छा, ये फायर टर्न आउट गियर भी इसी तरह से स्पेशलाइज्ड गियर है, जिसके अंदर बाकायदा लाइनिंग होती है, ताकि इसमें थर्मल इंसुलेशन साथ दी जाती है, और उसकी वजह साथ जो है रिस्पॉन्ड करते हैं, और ये फायर सर्विसेज वर्ल्ड ओवर इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इनके यूनिफॉर्म में और इस वक्त इनके यूनिफॉर्म में क्या फ़र्क है? ये तो ऑर्डिनरी ट्रेनिंग यूनिफॉर्म आप देख सकते हैं, और इसके ऊपर जो इन्होंने पहन रहे हैं इस वक्त, दिस इज कॉल्ड अ ब्रीदिंग एपरेटस, सेल्फ कंटेन्ड ब्रीदिंग एपरेटस, SCBA। ठीक है। इसमें साथ जिस वक्त भी एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट में जाना है, जहाँ पे आग है, धुआं है, तो और ऐसी, तो उस सूरत हाल में ये पहन के जाते हैं अंदर, ताकि ये
ये जो मास्क इनके पास है, इससे वो धुआं अंदर नहीं जाएगा, अंदर नहीं जाएगा और अपना ये एयर जो है ये पीछे सिलेंडर में है। अच्छा, तो इस एयर को ये यूज करते हैं, उधर की टॉक्सिक जो है वो गैसेस को उतर नहीं देते। ठीक है। तो इसको बाकायदा। और ये जो सिलेंडर है ये इनको कितनी देर की ऑक्सीजन देता है? ये अबाउट 50 मिनट्स के करीब दे देता है ऑपरेशन जो है। डिपेंड करता है उसके बाद वो कितनी रैपिडली उसको यूज कर रहा है, ब्रीदिंग कितनी तेज चल रही है। तो ये कुछ डिफरेंट इंडिकेटर्स, बट ऑन एवरेज इट विल बी अबाउट 45 to 50 मिनट्स जो है वो इजीली दे सकता है। ठीक है। ये आप पीछे देख सकते हैं कि ये हमारा बर्न हाउस है। ये हमने स्पेसिफिकली ये एकेडमी और ये ट्रेनिंग का स्पेशलाइज जो हमने 2 साल पहले ये डिज़ाइन किया, इसको पूरा उससे ये सारा जो शुरू किया, इसका मकसद ये है कि एक्चुअली हैंड्स ऑन ट्रेनिंग हो सके। जब आप आए तो इससे पहले कि एकदम आपको एक इंसिडेंट पे जाना पड़े, तो यहाँ पे ये है। अब आप देख सकते हैं कि इन्होंने ये फायर टर्न आउट गियर पहना हुआ है और ये ब्रीदिंग अपरेटस की मदद से अब ये एंट्री करेंगे और किस तरीके से इन्होंने एंट्री करनी है ये अभी आप देख सकते हैं। ठीक है, ठीक है। ये बड़ा ज़रूरी है कि जिस वक्त ये रिस्पॉन्ड कर रहे हैं पहले अपना प्रेशर देख लें कि उसमें एयर है और किस प्रेशर की है। अगर 300 बार का सिलेंडर है तो एटलीस्ट अबाउट 250 बार के करीब उनके पास एयर होगी। और अगर पहले से ही सिलेंडर खाली है तो ऑब्वियसली इट्स दे पुटिंग देयर रिस्किंग देयर लाइफ। इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट दे इंश्योर कि इट्स प्रॉपरली वर्किंग, देयर इज प्रॉपर एयर इज देयर, ताकि जब दे मेक एन एंट्री तो उस वक्त फिर। अब ये एक्चुअल आपके पास अंदर सिनेरियो है जिसमें ये स्मोक रूम के अंदर एंट्री कर रहे हैं। ये एक ऐसा डिज़ाइन किया गया है कि नीचे आपके पास स्टोरेज है, गोडाउन्स है, और ये आपके पास एक शॉप्स है हमारे ग्राउंड फ्लोर पे, और इसी तरह से ऊपर जो है फ्लैट्स है। हाँ। तो अगर उसमें किस तरीके से उन्होंने एंट्री करनी है, ये ऑलमोस्ट ब्लाइंड होता है आपको, बिकॉज रात अब नजर नहीं आ रहा। ठीक है। ये सर्च करेंगे, वॉल टू वॉल सर्च कहते हैं इसको। हाँ। कुछ रेफरेंस पॉइंट बनाते हैं और उसकी मदद से ये लोग जाके अब सर्च कर सकते हैं अंदर इवन डार्क पर। ये देख सकते हैं कितनी मुश्किल एनवायरनमेंट में जाना पड़ता है। ये तो नजर यहाँ पे कुछ नजर यहाँ पे नजर नहीं आ रहा। तो इस वक्त ऐसी सूरत हाल में भी इनको ट्रेनिंग दी जाती है किस तरह एंट्री करनी है और किस तरह से बड़ी के तौर पे जाना है और किस तरह से अपने रेफरेंस पॉइंट्स जो है सर्च करने हैं जब आपको ऐसी ये जब ज़ाहिरी बात है वहाँ पे पहुँचने के बाद कोई नक्शा नहीं होता, इनको पता नहीं है लेफ्ट क्या है राइट। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। बाहर जो एक बहुत बड़ी अच्छी चीज़ है वो ये है कि जो भी बिल्डिंग्स हैं वो एज पर दी अप्रूव्ड प्लान बनी हुई हैं, तो उनके एग्जैक्ट मैप्स अवेलेबल होते हैं और वो फॉरेन रेफरेंस पॉइंट के लिए जो आपका आ जाते हैं। अब हमारी कोशिश ये है कि जो हमारे फायर इंजीनियर्स जो इस वक्त अब ट्रेंड हैं, जो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, उनके पास ऑटोमेटिकली उसी एरिया के स्टेशन के पास जो इतनी बड़ी बिल्डिंग्स हैं उनके कम से कम मैप्स हों, ताकि उनको पता हो जब एंट्री कर रहे हैं तो किधर एग्जिट्स है और एग्जिट्स प्रॉपर खुले हुए हैं और वहाँ पे हम रेगुलरली फायर ड्रिल्स करा सकें, ताकि हम लोगों को जो है आगे कंस्ट्रक्शन होनी है ऊपर की और हाई राइज जाना है, अगर हम सिर्फ उसको सेफली करेंगे तो कल को ये डिजास्टर्स नहीं होंगे। ठीक है। तो ये चीज़ बड़ी ज़रूरत है। जिस तरह से अभी आए हैं इन्होंने ब्लाइंडली करके एक ये डमीज़ होती हैं और ये डमी को जो है वो अभी ये निकाल के लाए, इन्होंने सर्च किया और ये इस सूरत हाल में इन्होंने जाके तो ये इन्होंने रूम टू रूम सर्च की और वहाँ से फिर ये एक डमी जो थी जो वहाँ पे उसको रिकवर करके लाए। ठीक है। तो ये इनको साथ साथ प्रैक्टिस कराई जाती है। ठीक। अच्छा, ये बताइए डॉक्टर साहब, ये क्या आपने देखा हाई राइज बिल्डिंग्स बन रही हैं और बहुत सारी हाई राइज बिल्डिंग्स के अंदर जो है वो उन्होंने जो बाहर निकलने के इंतजाम हैं वो नहीं होते और अक्सर उस वजह से और एग्जिट्स या ब्लॉक्ड होते हैं, तो उस वजह से लोग ट्रैप हो जाते हैं। बहुत सारी बिल्डिंगों में यहाँ पे देखा बिल्कुल और उसके अंदर ये काफ़ी बड़ा हमारे लिए चैलेंज था। बल्कि एक और बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि अब सेफ्टी के लिए उन्होंने सिक्योरिटी के लिए बाहर उन्होंने वो भी रख दिए हैं बैरियर्स, तो आपका एक्सेस करना भी उस तक पहुंचना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो दो चीज़ें ऐड हुई हैं कुछ इंसिडेंट्स के बाद। अब हमारे पास एक लैडर मौजूद है जो 300 फीट तक यानी ऑलमोस्ट 30 फ्लोर तक एक्सेस कर सकती है। बट आप ये देख सकते हैं कि उनको रिपेलिंग टेक्निक सिखाई जाती हैं कि अगर वहाँ पे ऊपर कोई ट्रैप हो जाए तो उनको किस तरीके से हमने रेस्क्यू करना है, हाइट रेस्क्यू करना है। तो ये मुख्तलिफ हाइट रेस्क्यू की टेक्निक सिखाई जाती हैं। ये सीट रिपेलिंग कर रहे हैं, इसी तरह से इनको ये सारी टेक्निक सिखाई जाती है। मसलन किसी को भी अगर हाइट फोबिया है, फायर फोबिया है या क्लॉस्ट्रोफोबिया स्पेस का या वाटर फोबिया है, तो वो दे आर नॉट फिट फॉर द रेस्क्यू सर्विस। ठीक है। तो वो यहाँ पे आके पता ये सारा पता चलता है और उनको जो है वो ट्रेनिंग की जाती है। मैं आपको भी कहता हूँ आइए, अगर आपने करना है हाइट रेस्क्यू आपको हम प्रैक्टिस कराते हैं। अच्छा, मेरा वेरी इजी, थोड़ा सा जाने में ऊपर मुश्किल होती है, नीचे आने में देर नहीं लगती। नहीं, जाने में कोई मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं जाने में। आ जाए बिल्कुल करते हैं, आ जाए, कोई मसला नहीं।
ये आप देख सकते हैं कि इन्होंने हार्नेस पहनी हुई है और इसी हार्नेस की मदद से जो है ये रिपेलिंग करके आते हैं। ठीक है। और तो ये एक जो है इसमें अगर कोई ऐसे जगहों पर ट्रैप हो जाए तो फिर हम ये है कि ऐसी सूरत हाल में बस इनको हम ट्रेनिंग कर रहे हैं के साथ साथ किस तरीके से जो है वो एक्सेस कर सकते हैं और जो है हाइट रेस्क्यू किया जा सकता है। ठीक। वहाँ पे जो भी एक्टिविटीज़ इस वक्त कर रहे हैं वो जिस तरह आपने बर्न हाउस देखा, अभी हम फायर टावर के अंदर हैं, इसी तरह से वो बर्न हाउस के अंदर जो एक्सरसाइजेज होती हैं उनको साथ साथ हम मॉनिटर करते हैं ताकि यहाँ से फिर हमारा ये मेन ट्रेनिंग का मॉनिटरिंग रूम है। ठीक है। हमारा एक सर्विस का है जिसे हम पूरा सुबह देखते हैं, प्रोविंशियल मॉनिटरिंग चल रही है, इस तरह से ट्रेनिंग को हम यहाँ से मॉनिटर कर रहे होते हैं। ठीक है। हाँ, रेस्क्यू करने की जो है उनको टेक्निक सिखाई जा रही है। अच्छा, ठीक, कि अगर ये विक्टिम है हमने उसको उतारना है तो किस तरीके से हम उनको उतार सकते हैं हार्नेस बना के। ये विक्टिम खुद उतर रहे हैं। जी, विक्टिम को अगर हमें उतारना तो अगर हम इस तरह लाइन स्टैब्लिश कर लेते हैं तो उसको हम फिर रेस्क्यू कर सकते हैं हाइट से। ये हमें कुछ चीज़ें करनी पड़ी इम्प्रोवाइज, बिकॉज हमारा बहुत बड़ा मुश्किल चैलेंज है। वेस्ट में तो सारी आज डेवलप्ड कंट्रीज़ में ये सारे चूँकि उनके पास एग्जिट्स भी होते हैं, उनके पास स्टेयर्स भी होती हैं, तो उनको इतना प्रॉब्लम नहीं आता। बट हमारी यहाँ पे जो बिल्डिंग्स आज है उनमें ज़्यादातर में एग्जिट्स ब्लॉक्ड हैं और या है नहीं, और अगर जो है भी वो भी अक्सर या बंद होते हैं और या फिर ये होता है कि वो सही तरीके से बनाए नहीं गए जिसकी वजह से फ़ौरन उनमें स्मोक आ जाती है और वो सब लोग ट्रैप हो जाते हैं। तो मैं अगर इसमें मैं मिसाल के तौर पर अगर आज मैं विक्टिम बन जाता हूँ जी, तो आप मुझे ट्रेन करके नीचे उतार सकते हैं? जी बिल्कुल उतार सकते हैं। चलें, लेट्स डू इट, देख लेते हैं कि मैं विक्टिम हूँ। आज पता लगता है कि रेस्क्यू 1112, क्योंकि मैं आज तक कभी इस तरह बिल्डिंग से मुझे तो नहीं उतारा गया, तो मुझे ज़रा पता लगे कि आप मुझे किस तरह ट्रेन कर सकते हैं और मुझे किस तरह नीचे उतार सकते हैं। ये अपने रेस्ट पे नीचे जा रहे हैं। हाँ। रेस्क्यू 1112 इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा। तो नाज़रीन, इस वक्त मैं पूरी तरह तैयार हूँ इस रेस्क्यू होने के लिए, और मैं पहली दफ़ा चूँकि रेस्क्यू होने लगा तो मैंने खुद अपनी जान जो है वो इनके हाथ में दे दी है, ये देखने के लिए कि एक आम शहरी को जब ये लोग रेस्क्यू करने के लिए जाते हैं तो इनके इंतजाम कितने मजबूत होते हैं। तो अगर तो ये मुझे रेस्क्यू कर पाए तो ठीक है, ना हुआ तो ये प्रोग्राम यहीं ख़त्म हो जाएगा। सेफ एंड साउंड मैं यहाँ पे पहुँच गया हूँ। रेस्क्यू 1112, बहुत शुक्रिया कि मेरी ज़िंदगी की उन्होंने हिफाजत की। टू द पॉइंट में यहाँ पे वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ दीगर सेक्शन में आपको लेके चलेंगे, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। टू द पॉइंट में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। रेस्क्यू 1112 ने ब्रेक से पहले मुझे रेस्क्यू किया था। अब मैं आपको कुछ और इनके स्टंट्स दिखाता हूँ, इनके जिस किस्म की प्लानिंग्स होती हैं, क्या तरीक़ाकार होता है। हमें लगता है इस तरह ही बड़ा आसान काम है, एक फ़ोन उठाया और उसके बाद एक टीम आ गई। इसके पीछे बहुत मेहनत होती है, बहुत प्लानिंग होती है, बहुत कार्रवाइयाँ होती हैं, बड़ी ट्रेनिंग्स होती हैं, जिसके बाद यहाँ तक ये लोग पहुँचते हैं कि आप लोगों की ज़िंदगियों को बचा सकते हैं। डी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, अब हम कहाँ पे खड़े हैं और ये किस किस्म की ड्रिल्स होती हैं? ये इंटरनेशनली एक फायर फिट चैलेंज होता है। इसमें तकरीबन जितनी फायर फाइटर ने जो स्टेप्स करने होते हैं वो सारे तो इसके अंदर है। इस तरह आप देख सकते हैं कि इन्होंने ब्रीदिंग एपरेटस पहना हुआ है और ये अब फायर होज जो है वो लेके जा रहे हैं। अब इनको अगर 4th फ्लोर पे चेस करना है स्पीड से तो ये अब जाएंगे ऊपर। अब ये सारी चीज़ अगर आप फिजिकली फिट नहीं है तो ये फिर आप नहीं कर सकते और उसमें आपकी अपनी लाइफ को एक रिस्क होता है। तो इसलिए फिटनेस ऑफ अ रेस्क्यूअर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये तो हमारी फायर के हवाले से ये ड्रिल्स हो गई जी। इसके अलावा मैं देख रहा हूँ कि आपके यहाँ पे एक स्विमिंग पूल भी यहाँ पे मौजूद है और बहुत से ट्रेनर्स जो हैं वो जो यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, स्विमिंग की प्रैक्टिस हो रही। बहुत सारे लोग रेस्क्यू में आते हैं जिनको भी स्विमिंग नहीं आती तो उनको भी हम साथ साथ स्विमिंग भी सिखाते हैं। तो ये हमारे लिए था। इनिशियली वी स्टार्टेड एज एन एम्बुलेंस सर्विस, लेकिन जब अर्थक्वेक हुआ उसके बाद आपने देखा कि रेस्क्यू टीमें जो बाहर से जिस तरह टीमें आती थी वो हमें बनानी पड़ी। फिर फ्लड में या ड्राउनिंग के इंसिडेंट्स में लोगों की बेबसी होती है, पूरा गांव आके बैठा होता है कि जी डूब गया है और 2 दिन से मिल नहीं रहे। तो ऐसी सूरत हाल में ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये अच्छा ये डाइविंग करेंगे। इन्होंने डाइविंग का जो है वो पूरा सामान पहना है। ये ब्रीदिंग के लिए पीछे सिलेंडर है, फ्लिपर्स, स्कूबा सेट होता है और उसमें ये सारा पहनते हैं। इसके अंदर वेट्स भी साथ होते हैं, तो अगर आपने
जाना है इसके नीचे। अंदर जी, अंदर वेट्स डाले भी साथ हो। ठीक। ये तो अच्छा खासा वेट है ये। तो ये बेसिकली ये वेट्स इसलिए डाले वेट्स इसलिए डाले जाते हैं ताकि आपने अगर नीचे डीप जाना है तो ये कभी बार आपको ये जाने नहीं देता, तो उसमें वेट्स की मदद से आप फिर जो अपने आप को नीचे जा सकते और हैं। ये डॉक्टर साहब कितनी इसकी डेप्थ है इसकी इस पूल की? इसकी जी हमारी यहाँ से 12 है और तकरीबन इसके नीचे भी वेल्स हैं। तो ये वेल्स इसमें बनाए गए हैं स्पेसिफिकली, और ब्लाइंड सर्च करनी होती है आपको। इसमें देखा है आपको नजर नहीं आ रहा, क्योंकि अक्सर जो हम जाते हैं सारे दरिया और हमारे नाले देर ऑल मडी, तो उसमें जहाँ पे मडी है वहाँ पे हमें नजर नहीं आ रहा होता। तो हमारी अक्सर ये भी जो सर्च है ये हमें ब्लाइंड सर्च करनी पड़ती है, बिकॉज इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। और ये कितनी डेप्थ तक जा सकते हैं? ये 25 से 30 फीट आराम से जा सकते हैं। 25 से 30, 25 to 30 फीट। ठीक ठीक, तो ज़्यादा भी हो जाता है, बट ऑन एन एवरेज ये हमारी इजीली ये हमें इस वक्त अब इस वक्त ये 15 to 18 ये डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएंगे। डेमोन्स्ट्रेट करके। अच्छा अच्छा, साथ उन्होंने एक रस्सी भी साथ पकड़ी हुई है जी, कि उनके इसके साथ लाइफ लाइन साथ लगाई होती है कि अगर ये किसी वक्त पे भी देखते हैं कि वहाँ पे कोई ट्रैप हो गए या वहाँ पे, तो उसको साथ साथ जो है वो लाइफ लाइन जो है उनको सपोर्ट कर रही होती है एज अ सेफ्टी। ठीक है। ये हम डॉक्टर साहब किस सेक्शन में? ये हमारा आप देख सकते हैं, तो ये स्पेशलाइज्ड, इसको हम सर्च एंड रेस्क्यू की टीम कहते हैं। ये एक सामने आपको ऐसी सिचुएशन नज़र आ रही है जिसमें बिल्डिंग मुनहदम हुई हुई है। अच्छा। मल्टीपल कोलैप्स स्ट्रक्चर्स हैं और मल्टीपल फ्लोर जो है ये पैनकेक की सूरत में एक सारे कोलैप्स कर गए। तो ये मुख्तलिफ हाइड्रोलिक स्पेडर्स हैं जिनको यूज़ कर सकते हैं, हाइड्रोलिक कटर्स हैं। तो ये अच्छा, इससे ये जो स्लैब है लिफ्टिंग कर सकते हैं, लिफ्ट हो जाती है। अगर कोई बंदा अंदर फंसा हुआ है, उसका कोई बाजू फंसा हुआ है, टांग फंसी हुई है, अगर हम लिफ्ट करके उसको निकाल सके आराम से, तो उसे जो है उसको फटाफट रेस्क्यू किया जा सकता है। इस तरह से ये आप देख सकते हैं, ये इसको हम कॉम्बी टूल कहते हैं। ये कटिंग भी कर सकता है और स्प्रेडिंग भी कर सकता है। तो अगर कोई सरिये हैं, ये कुछ ट्रैप हैं लोग, तो उनको हमें वहाँ पे काटना है एक्सेस करने के लिए, तो ये अच्छा, सरिया काटने के लिए कटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कॉम्बी टूल इसको स्प्रेडिंग के लिए भी इस्तेमाल है, कॉल्ड कॉम्बी टूल। ये अब अगर एंट्री करनी है और अगर हमें होल्ड करके अंदर जाना है, तो इनको ये सारी साथ टेक्निक जो है वो सिखाई जाती है किस तरीके से, और उसकी मदद से हम कैमरे के जरिए अंदर देख सकते हैं। अगर कोई बंदा अंदर है तो फिर उसको जो है साथ साथ रेस्क्यू किया जाता है। ठीक, इसी तरह ऊपर अगर वेल ऊपर से हमें हाइट से जाना पड़े, तो जिस तरह आपने शुरू में देखा था, वो भी वेल टेक्निक ना सिर्फ उधर बल्कि ड्राई वेल्स में भी या बिल्डिंग में भी लिफ्ट का टनल है जिससे हमने फ्लोर एक्सेस करना है, उससे एक्सेस हो सकता है। तो ये हर किस्म का मुख्तलिफ सिनेरियो इसके अंदर दिया गया है। और अब हम मौजूद है जो आपकी एम्बुलेंस है। जी, ये जो लोग नए आते हैं उनको साथ साथ ट्रेनिंग दी जाती है, मसलन किस तरह से आपने स्ट्रेचर निकालना है, स्ट्रेचर हैज़ टू बी प्रॉपर्ली लॉक। इसके अंदर जो है वो सारी चीज़ें साथ साथ दी गई हैं। इसके अंदर आपके पास ऑक्सीजन सप्लाई होगी, उसके साथ नेबुलाइज करने के लिए होगा, वो मॉनिटर साथ उसमें मौजूद होते हैं, सक्शन होती है, बर्न किट है, पूरी एयरवे मैनेजमेंट किट होती है। इसी के साथ साथ हमारी लाइफ जैकेट्स भी दी होती हैं ताकि अगर कोई इमीडिएटली कहीं पे गए हैं और कहीं पे बंदा डूब रहा है ताकि उसको भी ये बचा सके। ठीक, ये देखने में आसान लगती है, पर जिस वक्त आपको 30 कंप्रेशन देनी पड़े और आपको एक स्पीड मेंटेन करनी पड़े, हाँ। तो 100 टाइम्स अ मिनट, तो फिर इट्स नॉट इजी। अच्छा। और ये अगर आप 5 मिनट भी कर रहे हैं तो आपको फौरन, अगर आप फिजिकली फिट नहीं है, अगेन आपकी अपनी CPR हो रही होगी। हाँ। तो इसलिए आप ट्राई करना चाहेंगे अगर चेस्ट कंप्रेशन दें। आप मेरे पे पहले ही आज काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स कर चुके हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ये मुख्तलिफ स्प्लिंट करने के तरीके, अक्सर लोग जो फ्रैक्चर हो जाता है उनकी टांग इस तरह लटक रही होती है, वो क्योंकि जब एक बोन एंड है वो बड़ी शार्प होती है, ठीक है। और जिस वक्त वो कहीं पे भी लगती है तो उससे मसल्स भी डैमेज होते हैं, उससे वेसल्स भी डैमेज हो सकती हैं। तो ऐसे लोगों को जब भी हमने शिफ्ट करना है तो ये 7 स्प्लिंट्स किस तरीके से करनी है, चाहे टांग पे चोट है, आपकी बाजू का फ्रैक्चर हो गया है, कहीं पे भी, तो उसको ये साथ साथ इनको स्प्लिंटिंग की टेक्निक साथ दिखाई जाती है। ठीक है। इसी तरह अगर कोई चीज़ अंदर आपके पेनिट्रेटिंग इंजरी है, उसको ये नहीं करते कि हम निकालने की कोशिश करें, बल्कि वो हॉस्पिटल में जाके निकाला जाता है, उसको सिक्योर किया जाता है, और अगर ब्लीडिंग या कुछ और हो रही है उसको भी सिक्योर करते हैं ताकि ऐसी सूरत हाल में ये ना हो कि ब्लीडिंग की वजह से डेथ हो जाए। ठीक है, ये सारी इनको साथ साथ टेक्निक सिखाई जाती हैं ताकि ये लोगों की ज़िंदगियां जो हैं वो बचा सकें कोई भी इमरजेंसी के अंदर। तो देर ऑल ट्रेंड एज मेडिकल फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स। ठीक, सामने zoom 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 push
तो नाज़रीन हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद है। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। Thank you जी। आपने सारे इनके ऑपरेशंस किस तरह चल रहे हैं, ट्रेनिंग किस तरह दी जाती है और ये जवान किस तरह तैयार होते हैं आप लोगों की ज़िंदगियों को बचाने के लिए, इस प्रोग्राम को दिखाने का के दो मकासद थे। एक तो ये कि पाकिस्तान के हवाले से आप बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी सुनते हैं, बुराइयाँ सुनते हैं, ये गलत हो गया वो गलत हो गया, लेकिन कुछ जगहों पे अच्छे काम भी हो रहे होते हैं, वो भी हमारा बताना आपको फ़र्ज़ है। मैं उन एंकर्स में से नहीं हूँ जो आपको सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की बुराइयाँ ही दिखाएगा। जो अच्छे काम हो रहे हैं जिस पे हमें फ़ख्र है पाकिस्तानी होने पे, मैं वो भी आपको ला के ज़रूर दिखाऊँगा। और दूसरी बात ये, जब आपको ये जवान इस वर्दी पे सड़क के ऊपर नज़र आए तो फ़ख्र कीजिए इनको देख के, अपना दिल बड़ा कीजिए और अगर हो सके तो सिर्फ एक मुस्कुराहट के साथ उसको ग्रीट ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये बहुत मेहनत का काम कर रहे हैं, किसी की ज़िंदगी बचा रहे हैं। प्रोग्राम टू द पॉइंट से अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।